क्या चीन वाकई किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? क्या चीन ने दुनिया के सामने खुद को सबसे ताकतवर साबित करने की तैयारी कर ली है? क्या चीन ने दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंकने का इरादा कर लिया है? इन तमाम सवालों के जवाब हाँ में ही हो सकते हैं, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को हरदम जंग लड़ने और उसे जीतने के लिए तैयार रहने का हुक्म देकर ऑपरेशन 2027 की शुरुआत कर दी है। इसके पीछे शी जिनपिंग की एक बहुत गहरी चाल छिपी है। दरअसल कोरोना और उसके बाद भारत से मिली हार से शी जिनपिंग की गद्दी डगमगाने लगी है और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीन के लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जनता को जंग और राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाकर असल मुद्दों से हटाया जाए। चीन ने की बड़े युद्ध की तैयारी। चीन की सेना को शी का बड़ा आदेश। चीन की खुफिया रिपोर्ट से महायुद्ध की आहट। शी ने कर लिया विश्व युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार। शी जिनपिंग का ऑपरेशन 2027। ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जिसे पीएलए कहा जाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के सामने अपनी पीएलए की नुमाइश करते रहते हैं और चीन का मीडिया बार बार ऐसी तस्वीरों को उजागर करता है जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना के अफसरों से मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। लेकिन इस बार चीन की सेना को लेकर शी जिनपिंग की जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। खबर है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार रहने और फिर उसे जीतने का ऐसा हुक्म जारी किया है, जिसके सामने आने के बाद से ही दुनिया में एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है। बहस का मुद्दा तो यही है कि क्या चीन ने वाकई किसी बड़े युद्ध की तरफ जाने का एक बड़ा इशारा कर दिया है? क्या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जंग के लिए अपनी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल कर ली? और क्या वाकई चीन अब दुनिया को किसी बड़े और महायुद्ध के हालात में झोंकने जा रहा है? चीन अपने आप में एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, करता चला आ रहा है, जो मुझे लगता है कि चीन पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझ बैठा है। इससे बड़ी गलती चीन कर नहीं सकता कि वो पूरी दुनिया के ऊपर अगर राज करना चाह रहा है, और वो भी एक युद्ध के जरिए, बहुत गलत है। चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सीएमसी यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो कहा और इरादा जाहिर किया, उससे उनके मंसूबे भी उजागर हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीएमसी की मीटिंग के बाद साफ तौर पर कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अब विश्व स्तरीय सेना का दर्जा दिलाना उनका अगला और फौरी लक्ष्य है। इसी बैठक में शी ने यह भी कह दिया कि पीएलए को असली जंग के हालातों से निपटने के लिए अपनी ट्रेनिंग का तौर तरीका बदलना होगा, ताकि किसी भी तरह के जंग के हालात को हराया जा सके और जीत पक्की की जा सके।
चीन के सरकारी मीडिया के जरिए जो कुछ सामने आया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि आमतौर पर चीन की कोई भी चीज, खास तौर पर सरकारी मीटिंग की बेहद कम तस्वीरें ही उजागर हो पाती हैं और मीटिंग में क्या तय हुआ इसके बारे में कोई जान ही नहीं पाता है। ऐसे में शी जिनपिंग के बयान को दिखाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि सीएमसी 23 लाख सैनिकों वाली दुनिया की सबसे बड़ी सेना पीएलए की सबसे अहम और बड़ी कमान है। हाल के दिनों में दूसरी बार शी जिनपिंग ने चीनी सेना को लेकर ऐसी बात कही है, खास तौर पर उस माहौल में जब एलएसी पर भारत के साथ चीन की सेना पिछले 7 महीनों के दौरान कई बार उलझ चुकी है और पीएलए को हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। इसके अलावा दुनिया भर के कई देश, खास तौर पर अमेरिका और जापान ने चीन की सैनिक हरकतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खास तौर पर दक्षिण चीन सागर पर चीन के जिद्दी रवैये की वजह से कई देशों के साथ चीन के तनावपूर्ण संबंध हो गए हैं। हर देश को अपना हक है कि वो अपनी आर्मी जरूर बनाए, लेकिन सबसे ताकतवर क्यों? क्योंकि आपके इरादे नेक नहीं है। आप उस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर दुनिया पर राज करना चाहते हैं, वो भी गलत तरीके से। ये दिखाता है चाइना के बारे में, ये दिखाता है शी जिनपिंग के बारे में कि वो एक पर्सनल एजेंडा लेकर चल रहे हैं। गलत है, नाइंसाफी है, आपको ठोकर जरूर लगेगी। 67 साल के शी जिनपिंग सीएमसी के चेयरमैन भी हैं और माओ से तुंग के बाद चीन के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभरे शी ने सीएमसी की बैठक में मौजूद अपनी सेना के अफसरों को खास तौर पर अपने सैनिकों और कमांडो की ट्रेनिंग को लेकर साफ साफ निर्देश दिए हैं। शी ने पीएलए के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने और उसे वक्त पर पूरा करने का भी फरमान दिया है। इस मीटिंग में शी जिनपिंग ने साफ जाहिर कर दिया कि अगले 7 साल यानी 2027 तक चीन की सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना हो जाए। इस दिशा में सेना के अफसरों को काम करना चाहिए। शी ने सेना के अफसरों से कहा है कि उन्हें अब पुराने तौर तरीकों से ट्रेनिंग करने की बजाय नए और आधुनिक तौर तरीकों और नए जमाने में काम आने वाले हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और साथ ही सैनिकों और कमांडो की ट्रेनिंग भी उसी के मुताबिक तय करनी चाहिए ताकि चीन के सैनिक दुनिया भर में मौजूद किसी भी किस्म के हथियारों को चलाने में माहिर हों। चीन के मीडिया में सीएमसी की मीटिंग की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि शी जिनपिंग के इरादे नेक तो नहीं है। कम से कम जंग को लेकर शी जिनपिंग ने कोई बड़ी रणनीति बना रखी है जिसे उन्होंने पहली बार अपने सैनिक अफसरों के साथ साझा किया है। शी जिनपिंग अपने देश को और पूरी दुनिया को एक जंग की तरफ ले जाते जा रहे हैं। दुनिया को जंग की आग में झोंकने वाले हैं, जो कि सिर्फ मुझे लगता है अपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं। इसमें उनका देश कहीं से भी बेनिफिटेड नहीं है, मानवता कहीं से भी बेनिफिटेड नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन वाकई किसी बड़ी प्लानिंग किए बैठा हो। इस बात पर किसी को शक की गुंजाइश नहीं दिखती है कि चीन के भीतरी मामलों का इस तरह बाहर आना भी उसकी किसी चाल का हिस्सा हो सकता है। शी जिनपिंग का ये बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया पहले ही तनाव के दौर से गुजर रही है और कई मोर्चों पर चीन घिरा हुआ भी है। खास तौर पर एलएसी पर भारत के साथ चीन के संबंध बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और पिछले 7 महीनों से दोनों देशों के बीच बातचीत अटकी है और सर्दी बढ़ने के बावजूद दोनों तरफ से सेनाएं मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है और लद्दाख में शांतिपूर्ण हल के लिए दोनों पक्ष कई बार बैठकें भी कर चुके हैं, लेकिन चीन की हर बार उकसावे वाली बयानबाजी बातचीत की गाड़ी को पटरी से उतार देती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने मंसूबों के खातिर ऑपरेशन 2027 लॉन्च कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर शी की वो कौन सी तैयारी है जिसके दम पर वो दुनिया जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। न्यूज़ 18 ने दुनिया भर से सामने आई तमाम रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद एक पड़ताल में पाया कि चीन के पास दरअसल कुछ ऐसे हथियार हैं जिसे उसने दुनिया की आंखों से छिपाकर अपने यहाँ विकसित किया है। अब उन्हीं के दम पर उसने अपने मंसूबों के पर फैलाने शुरू कर दिए हैं।
शी के ऑपरेशन 2027 की प्लानिंग। चीन के पास हथियारों का बड़ा जखीरा। जल, थल और नभ में चीन की बड़ी चाल। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके देश की सीमा दुनिया के 14 देशों से साझा होती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि चीन का दुनिया के 18 मुल्कों के साथ सीमा विवाद है। यानी चीन से सटे तमाम देशों के अलावा भी 4 ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन इस वक्त भी उलझा हुआ है। लेकिन इस जद्दोजहद ने चीन के मुखिया शी जिनपिंग को ये गुमान भी दे दिया है कि उनके देश के पास इतनी ताकत आ चुकी है कि चीन का झंडा पूरी दुनिया में फहराया जा सकता है। सीएमसी की बैठक में ऑपरेशन 2027 की प्लानिंग तय करके निकले शी जिनपिंग की आंखों में दुनिया पर राज करने का सपना पूरी तरह से हावी हो चुका था। अपनी सेना के अफसरों से हाथ मिलाते वक्त शी का इत्मीनान ये भी जाहिर कर रहा था कि अब उन्हें अपने ऑपरेशन 2027 को अमली जमा पहनाने की देरी भर है। अपनी सेना के अफसरों को नई तरह की ट्रेनिंग देने और सेना के आधुनिकीकरण को लेकर शी ने पहले ही अपनी फौज को फरमान सुना दिया है। जिस तरीके के घातक हथियार चीन बनाता चला जा रहा है, ये सिर्फ दुनिया में जंग के लिए घातक नहीं है, ये मानवता के लिए घातक है। ये हर उस मानवता के उसूल के लिए घातक है। ये इंसानियत के खिलाफ है। इनका रोकना और इनके ऊपर पार पाना दुनिया का हक है। दुनिया को कुछ करना चाहिए। शी जिनपिंग ने जब से सत्ता संभाली है तभी से उन्होंने सेना पर खास तौर पर बहुत ध्यान दिया और पीएलए को बेहिसाब पैसा दिया जिससे उसे दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकत बनाया जा सके। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की हालत तो खस्ता है, लेकिन चीन ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए जो योजनाएं बनाई उनमें बेहिसाब दौलत खर्च की है। अपनी सेना को अलग अलग मोर्चों पर मजबूत बनाने के लिए चीन ने कई तरह के आधुनिक हथियारों को अपने जखीरे और बेड़े में शामिल किया। ये बात सही है कि चीन इस वक्त दुनिया की ताकत अमेरिका और रूस के साथ हथियारों की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन उसकी तैयारियों को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मामलों में तो चीन ने अच्छी खासी बढ़त पहले ही हासिल कर ली है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने हथियारों में एक तकनीक विकसित कर रहा है जिसने उसे और उसकी सेना को न केवल ताकतवर बल्कि खतरनाक भी बना दिया है। तेल से भरा दक्षिण चीन सागर इस वक्त चीन का सबसे बड़ा सरदर्द है। समंदर के इस हिस्से को लेकर चीन बेहद संजीदा है, लिहाजा चीन ने बेहद आधुनिक युद्धपोत बना लिया है जो आधुनिक हथियारों से लैस है। इसके जरिए हाइपरसोनिक स्पीड से हमले किए जा सकते हैं। पानी के जहाज पर तैनात इस आधुनिक रेल गन से 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 200 किलोमीटर दूरी का लक्ष्य भी भेदा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 ट्रायल के बाद यह युद्धपोत 2025 तक दक्षिण चीन सागर पर तैनात किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर जैविक हथियार बना रहे हैं और इस बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता भी हुआ है। वेबसाइट का दावा है कि ये जैविक हथियार सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में बनाए जा रहे हैं। चाइना अपने जैविक हथियारों के भंडार को न केवल बनाए हुए है, उसमें बढ़ोतरी करता है। ये मानवता, दुनिया, उनके अपने लोगों के भी खिलाफ है। ये बिल्कुल मंजूर नहीं है देश को, पूरी दुनिया को, कि एक कंट्री जैविक हथियार जो पूरी वर्ल्ड वाइड बैन है, आप उन्हें बनाते चले जा रहे हैं और उनके भंडार अपने पास रख रहे हैं। ये नैतिकता के पूर्णतः खिलाफ है।
स्पेस और काउंटर स्पेस में तो चीन लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। अंतरिक्ष से निगरानी, जासूसी और टोह लेने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। माना यही जा रहा है कि इन्हीं हथियार और आधुनिक साजो सामान के दम पर शी जिनपिंग फूले नहीं समा रहे और जिनके दम पर उसने ऑपरेशन 2027 लॉन्च कर दिया है। और अब बात अन्नदाता के आक्रोश की। केंद्र सरकार के बनाए 3 नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए पंजाब से किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले, लेकिन भ्रम के जाल में फंसे किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खास इंतजाम किए गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान उग्र हो गए। आंदोलन पर आमादा किसान पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ बढ़ गए। पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, बैरिकेड सड़क से हटाकर फेंक दिए गए, लिहाजा प्रशासन को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, कई जगहों पर तेज पानी की बौछार से किसानों को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। देखिए किसान आंदोलन की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। किसी के बाप के देश की राजधानी नहीं है। हम पूर्ण रूप से किसान आंदोलन के लिए समर्पित हैं। कृषि क्षेत्र को बिल्कुल ठप कर देगा। आपने अब तक जो भी कार्य किए हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तो खत्म कर ही दिया। भाजपा सरकार ने 3 ऐसे कानून बनाए जिसके चलते किसानी पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया। आगे जाएंगे घर से जाने के लिए आया, रास्ते में नहीं रुकेंगे, कल उखाड़ देंगे बैरिकेड सारे। जब भी यहाँ किसान आएंगे तो उनको शांतिपूर्वक समझाया जाएगा और उनको दिल्ली कूच बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा। कृषि कानूनों पर भड़की आंदोलन की आग। किसानों के दिल्ली कूच पर सियासत का आगाज। कांग्रेस के लोगों को पहले अपने मैनिफेस्टो से सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने मुकरना चाहिए। अन्नदाता के आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। किसान ने अपना दिल्ली पहुंच के रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में पिछले 1.5 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब किसान दिल्ली को इस आंदोलन का केंद्र बनाना चाहते हैं। लिहाजा किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया तो पंजाब के अलग अलग इलाकों से किसान खाने पीने का सामान और ठंड से बचने का पूरा इंतजाम कर दिल्ली के लिए निकल पड़े। किसान तब तक दिल्ली में डटे रहना चाहते हैं जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के लिए दिल्ली कूच पर निकले तो हालात बेकाबू हो गए। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा बल ने जैसे ही इन किसानों को रोकने की कोशिश की, सैकड़ों की तादाद में मौजूद किसान उग्र हो गए। पुलिस और सुरक्षा बल से किसानों की झड़प शुरू हो गई। फतेह करके आवांगे हर हाल का। मोदी सरकार को पता लग गया जड़ा साडियां जमीनां खो रहे ने, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ चुप बैठांगे, दसो ਅਸੀਂ ਕੀ करिए। और आंदोलन पर आमादा किसानों ने बैरिकेड हटाकर फेंक दिए।
पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पीछे धकेला जाने लगा। ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, गाड़ियों और पैदल चल रहे किसानों का प्रशासन पर आक्रोश फूट पड़ा। वाटर कैनन की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पुलिस से हाथापाई भी की गई। तमाम बैरिकेड को हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं किसान। जो बड़े पत्थर रखे गए थे उनको हटाने की कोशिश की गई, जो बैरिकेड है उनको हटाने की कोशिश की गई, जो ट्रक खड़े किए गए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी की गई थी और बीच रास्ते में उनको हटा रहे हैं तमाम किसान। और लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस कर रही है, बलपूर्वक भी उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो किसान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका मैसेज साफ है कि वो दिल्ली पहुंच करेंगे, दिल्ली उनको कूच करना है। उनको उनका ये साफ तौर पर मैसेज उन्होंने ये सरकार तक पहुंचाया था और पुलिस तक भी पहुंचाया था। जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, लुधियाना समेत पंजाब के दूसरे शहरों से 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाडोवाल टोल प्लाजा से दिल्ली की तरफ जा रही थी। 100 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जत्थे बनाकर किसान नेता आगे बढ़ रहे थे। किसान नेताओं का कहना था कि 1 महीने तक दिल्ली में धरना क्यों न देना पड़े, वो पीछे हटने वाले नहीं। तो आपको बता दें कि 960 बसें, 2400 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 20 पानी के टैंकर और सैकड़ों गाड़ियां किसानों के काफिले में शामिल हुई, जिनमें से 40 ट्रॉलियों में राशन था, जिन्हें हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से निकले किसानों को बॉर्डर पर रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल पहले से तैनात थे। कई जगहों पर सीआरपीएफ को भी लगाया गया था। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग चल रही थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती देख पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जमा किसानों ने पुलिस पर हमला कर दिया। करनाल में जमा हुए 5000 से ज्यादा किसान उग्र हो गए। लिहाजा किसानों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कई जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। ये 6 तस्वीरें साबित करने के लिए काफी हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ किस तरह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान दिल्ली आने के लिए आमादा थे, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती ने किसानों के आंदोलन को दिल्ली से लगती सीमाओं पर रोक दिया। हालांकि हरियाणा के शंभू और सिंधु बॉर्डर पर तनाव सबसे ज्यादा देखा गया, जहां किसान बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए थे। अमला एसपी राजेश कालिया मौके पर मौजूद है। लगातार किसानों से पीछे हटने की अपील की जा रही है। सर, किस प्रकार के इंतजाम आप देख रहे हैं और क्या आप देख सकते हैं? सारा ये इंतजाम प्रॉपर है, सारा कुछ किया हुआ है, फोर्स खड़ी है जी। हमने सारे जितने भी दंगा निरोधी जितने भी उपकरण है सब मंगा रखे हैं, अभी चल रहा है काम। ठीक है। वाटर कैनन और रियर गैस का भी इस्तेमाल सर किया गया है? हाँ, क्योंकि उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है किसानों ने, तो उसके लिए हल्का बल प्रयोग किया है। इस तरीके से हमने इस्तेमाल किया है। अगर सर किसान पीछे नहीं हटते तो क्या इनको यहाँ बैठने की इजाज़त देंगे आप बॉर्डर पर ही? हाँ, यहीं रोक के रखेंगे हम इनको। हमारा पर्पज़ यही है कि इनको हमने यहीं रोक के रखना है। किसानों के दिल्ली कूच को नाकाम करने के लिए सिरसा में धारा 144 लगा दी गई और सीमाओं को सील कर दिया गया, लेकिन पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने के लिए सिरसा की सीमा तक पहुंच गए। ऐसे में सिरसा पुलिस ने उन्हें पत्थर और बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया, जबकि किसान सड़क पर ही बैठकर धरना देने लगे। यहाँ पर जो किसान हैं और काफी तादाद में यहाँ पर किसान हैं, अभी भी किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। भटिंडा की तरफ से ये किसान आ रहे हैं। जिस तरीके से दूसरे जगहों पे अंबाला, शंभू बॉर्डर, वहाँ पर जिस तरीके से किसान और पुलिस के बीच में झड़प हुई है, उसके बाद जो यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई थी हरियाणा पुलिस की तरफ से, उस बैरिकेडिंग के पास पहुँचने के बाद जो किसान थे यहीं पर बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें अगर दिल्ली कूच नहीं करने दिया गया तो वो यहीं पर बैठे रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही दिल्ली जाने के लिए इजाजत मांगी थी प्रशासन से। प्रशासन ने इजाजत नहीं दिया था और अब उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए। किसान दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लिहाजा किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। 26 और 27 नवंबर तक दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। तो इस आंदोलन की वजह से कहीं एम्बुलेंस फंस गई तो कहीं बारात अटक गई। जगह जगह जाम लग गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आने लगी, जिसकी वजह से दिल्ली आने वाले मुसाफिरों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के पास में। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा जाम है। इस जाम में कहीं एम्बुलेंस फंसी तो कई ऐसी भी गाड़ियाँ फंसी हुई है जिनमें दुल्हन है। आप ये देख रहे हैं, ये दूल्हा दुल्हन की जो डोली है ये मेरठ से रात के वक्त चले थे और कई घंटों से ये जाम में यहीं पर फंसे हुए हैं। बहुत दिक्कत हुई है। अभी तो फिलहाल बच्चे सुलाए थे कैसे तैसे करके, हमने जो बचा हुआ दूध था हमने वो पिलाया था और बाकी थोड़ा चिप्स वगैरह खिलाई थी बच्चों को और बहुत परेशानी हुई है आज। कहाँ से चले थे, आपको कहाँ जाना था, किस कार्यक्रम से आप लौट रहे हैं? हाँ, हम शादी में गए थे कल और मेरठ से वापस आ रहे थे बारात लेके, तो दुल्हन हमारे साथ में है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मोहन नगर ऐसे तमाम इलाकों में किसानों को रोकने के खास इंतजाम किए गए थे। दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से वाला है कि भाई भारतीय किसान यूनियन का कोई भी व्यक्ति 26 और 27 को दिल्ली में प्रवेश ना होने पाए, कोई उड़दंगबाजी ना करने पाए, तो इसके लिए हमारी पूरी बंदोबस्त है। लगभग कितनी फोर्स आपकी यहाँ पे लगी हुई है? करीब 60 आदमी हमारे यहाँ 3 नाकों पर हैं। उसके अलावा भी हमारे एक रिजर्व है थाने के अंदर, जब जरूरत पड़े तो उसको बुलाएंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान 6 महीने तक राशन जमा कर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचना चाहते हैं। वो केंद्र सरकार के बनाए कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। हमारे यहाँ अगर वो अपने पास रोक लेते और हमारे यहाँ का वातावरण खराब न करने देते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए हुए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरुआत हुई थी और सब दुनिया को मालूम था कि हमारे किसानों ने कहा है कि 26 और 27 को हम दिल्ली जाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ उनका लोकराज हक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये हो सकता है कि वहाँ एलोकेट कर देते कोई जगह कि जहाँ आप वहाँ जाके आप इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन उनको रोकना इट्स अगेंस्ट हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके खिलाफ। सियासत अपनी जगह है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है। मसलन किसान आंदोलन की आग किसने भड़काई? क्या किसानों को राजनीतिक फायदे के लिए उकसाया गया? क्या कृषि कानूनों पर जानबूझकर भ्रम फैलाया गया? क्या कांग्रेस शासित राज्यों के किसान ही आंदोलन पर आमादा हैं? क्या कृषि कानूनों से किसानों को वाकई में नुकसान होगा या फिर इस पर शुद्ध राजनीति की जा रही है? देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माने तो कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचेगा और विपक्ष जानबूझकर किसानों को अपने फायदे के लिए बरगला रहा है। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। 10,000 FPO बनाने का काम चल रहा है। ये सारे जो काम हैं ये किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। फिलहाल किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और केंद्र सरकार कानून वापस लेने के मूड में कतई नहीं है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि वो 3 कृषि कानून हैं क्या जिन पर इतना हंगामा बरपा है। इनमें खास तौर पर पंजाब के किसान आक्रोशित क्यों हैं और क्या वाकई कृषि कानूनों से किसानों का अहित होगा? किसान आंदोलन की इनसाइड स्टोरी अभी बाकी है। पंजाब से शुरू हुए किसानों के इस आंदोलन का सच क्या है? क्या वजह है कि कांग्रेस शासित राज्यों के किसान ही केंद्र के बनाए कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं? क्या अन्नदाता के आक्रोश के पीछे सियासत है? इन तमाम सवालों के जवाब छिपे हैं उन्हीं कृषि कानूनों में जिन पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ किसान संगठनों का मानना है कि नए कृषि कानूनों से खेती किसानी करने वालों की हालत पतली हो जाएगी, जबकि सच्चाई तो ये है कि इससे किसानों को कई मायनों में फायदा होगा। किसानों को अपनी फसल कहीं भी और किसी को भी बेचने की आजादी होगी। यही नहीं, इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार का भी खात्मा हो जाएगा। ये हंगामा क्यों बरपा है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं? आखिर केंद्र सरकार ने ऐसे कौन से कृषि कानून बना दिए हैं जिनसे किसान इस कदर नाराज हो गए हैं कि बात आंदोलन तक जा पहुंची है?
तो आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के पीछे ये 3 कृषि विधेयक जो अब कानून की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। दूसरा, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। तीसरा, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में खेती से जुड़े ये 3 विधेयक लेकर आई थी। ये तीनों विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित भी हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं, लेकिन कुछ किसान संगठनों का मानना है कि ये कानून खेती किसानी की कब्र खोदने के लिए बनाए गए हैं। लिहाजा इन्हीं तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में खास तौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान शामिल हैं, जिससे ये जरूर साफ हो जाता है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना कौन लगा रहा है। कांग्रेस की भी ये स्कीम थी कि किसानों कृषि क्षेत्र को आप सुधार करेंगे, तो यही सब तो सुधार होने थे। और क्योंकि इनका बहुमत स्पष्ट है और इनकी अपनी प्रायोरिटीज इनको क्लियर हैं, इनके अपने हित हैं, राष्ट्रहित है, इनका अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने लागू किया है। राजनीतिक फायदे के लिए जिन 3 कृषि कानूनों पर हंगामा बरपा है, उन कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं लेने वाली, बल्कि मोदी सरकार इन कानूनों के पास होने को एक ऐतिहासिक फैसला बता रही है। मोदी सरकार का दावा है कि इससे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इन कानूनों को आजादी के बाद किसानों को एक नई आजादी देने वाला बता चुके हैं। उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। तो क्या विपक्षी दल नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं? क्या जानबूझकर किसानों को भड़काया जा रहा है? आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि किसानों का डर क्या है और सरकार का तर्क क्या है। किसानों को डर है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई-नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? किसान कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी। इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि एमएसपी पहले की ही तरह जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी, कारोबार होता रहेगा। किसानों को मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। किसान आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर उसे काबू किया जा सकेगा। इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार खत्म होगा। सबके लिए चाहे जहां बेचें, चाहे जैसा करें, वो व्यवस्था लागू कर दी गई है और मजबूरी नहीं होगी कि आप मंडी में मजबूर हैं वहीं बेचने के लिए। आप चाहे जहां बेचें, चाहे जैसे बेचें। लेकिन सरकारी खरीद की व्यवस्था भी रहेगी, यानी जो आपके जो खरीदार हैं उनमें सरकार भी रहेगी, सरकार के क्रय केंद्र रहेंगे और वो चलते रहेंगे। ये व्यवस्था की गई है। लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रही हैं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों से खेती किसानी करने वाला बदहाल हो जाएगा
लिहाजा किसानों का आंदोलन बिल्कुल जायज है। किसानों के बारे में उनको कोई निर्णय लेना था, कोई कानून बनाना था, तो सबसे पहले किसानों के जो संगठन है उससे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। और आज यही कारण है कि पूरे देश के किसान आज उस अध्यादेश के खिलाफ हैं जो सरकार ने लाया है, और उनको इस बात का डर है, खौफ है। चाहे एमएसपी बढ़ाने का मामला हो, चाहे उपार्जन बढ़ाने का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, जितना बड़ा निवेश पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 93,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से खजाने से निकलकर किसान के खाते में जमा होना, यह मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये नए कृषि कानून लाइसेंस और परमिट राज से आजादी पाने में किसानों की मदद करेंगे, जिसमें किसानों की फसल की कीमतों से खेलने वाले बिचौलिए भी नहीं होंगे और किसानों को अपनी खेती और फसलों की बिक्री की आजादी होगी।